गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट ज़रूर देखना है और आपको बताना है कि आप प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप इंग्लिश में भी कराइए। तो देखिए, जैसे ही मेरे पास इंग्लिश का कंटेंट मिलेगा तो आई विल प्रोवाइड यू। ओके, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं आपके लिए इंग्लिश कंटेंट की थोड़ी सी सर्च कर रहा हूँ। तो आपको जस्ट क्या करना है कि जो टर्म आपके समझ आए तो आपको इतना देख लेना है, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो इस पे टारगेट, इस वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 100 लाइक का। तो आपको इसको कंप्लीट ज़रूर करना है, ठीक है, और अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखना है। ये क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से आपकी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो यहीं से बनते हैं ज़्यादातर। तो आपको कंप्लीट इस वीडियो को जरूर देखना है और लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेडियो स्टेशन 30 मीटर तरंग दैर्ध्य की रेडियो तरंग है। उसके बाद क्या बोलता है कि प्रसारण की आवृत्ति क्या होगी। ठीक है, आपको प्रसारित करता है, मतलब कितनी करता है। एक रेडियो स्टेशन है जो 30 मीटर की तरंग दैर्ध्य की प्रसारण करता है, तो उसकी प्रसारण की आवृत्ति क्या होगी। अब देखिए, आपको इसके बारे में मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है कि सी इज इक्वल टू क्या होता है, एन लेमडा। सी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एन लेमडा। तो इस फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है इसकी आवृत्ति की। किसकी निकालनी है, आवृत्ति की। सी आपको गिवन है, सी क्या होता है, प्रकाश का वेग। लैम्डा क्या होती है, तरंग दैर्ध्य। तो इसमें आपको वैल्यूज है जो आपकी पुट कर देनी है। सी प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸। कितना होता है, 3 × 10⁸ भाई। जब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आपको क्या रखनी है, यहाँ पर आपको 30 गिवन है। तो जब आप इसको काटेंगे, ये इसके 10 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, 10⁻7। और मात्रक क्या आएगा आपका, हर्ट्ज में। यानी कि आपका जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर राइट हो जाता है, 10⁻7 हर्ट्ज। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र एच की वैल्यू आपको गिवन है 0.3 यूनिट में से एक चुंबकत्व क्या बोला यार, एक सेकेंड। चुंबकत्व प्रति मिनट 3 दोलन करती है। कितनी दोलन करती है, 3 दोलन। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कितना बढ़ाया जाए ताकि चुंबकीय प्रति मिनट 6 दोलन करने लगे। तो इसके अंदर आपका फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, इसके अंदर आपका फॉर्मूला लगेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के अपॉन में एम एच। कौन सा फॉर्मूला, ये आप नोट कर लीजिए। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम एच। क्या होता है, के अपॉन एम एच। यहाँ से देखिए एक फॉर्मूला आपके पास निकल कर आता है, T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, H2/H1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू, जो भी वैल्यू है आपके पास गिवन है, यहाँ से आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी किसकी, T2 की। यानी आपके पास टाइम निकल कर आएगा 10 सेकंड। और जब वो 10 सेकंड निकल कर आएगा तो आप इजीली अपना जो वो है आपको गिवन है, यहाँ से आप यूनिट निकाल सकते हैं। 1.2 यूनिट आएगा इसका, यानी कि आंसर है वो कितना। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र एच इज इक्वल टू, एच दिया हुआ 0.3 यूनिट में चुंबकीय प्रति मिनट दोलन करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना बढ़ाया जाए ताकि चुंबक है जो प्रति मिनट 6 दोलन करने लगे। ठीक है, आपको 3 दोलन वो करती है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 3 दोलन करती है। तो आपको बताना है कि कितना उसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाया जाए ताकि वो 6 दोलन करने लगे। तो सबसे पहले देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा, इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा T1 का स्क्वायर अपॉन में T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू H2 अपॉन में H1। ये फॉर्मूला है, इसको आपको नोट कर लेना कॉपी में। ठीक है, ये आगे भी काम आएगा जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। अब यहाँ पर आपको देखो एच की वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है आपको, H1 की वैल्यू गिवन है, यानी 0.3। तो आपको वैल्यू निकालनी है H2 की। बोलो साहब T1 और T2 कहाँ से लेकर आएंगे। तो देखो ये क्या बोला है कि प्रति सेकंड 3 मिनट, प्रति मिनट में 3 करता है दोलन और प्रति मिनट में 6 करवाने, यानी T1 की वैल्यू ये है और T2 की। अभी ये पूरी नहीं है, इसको हमें सेकंड में निकालना हो, क्योंकि अपने सेकंड हमारा जो MKS पद्धति में मात्रक होता है SI वाला। ठीक है, तो देखो T1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना कर रहा है आपका 6, यानी कि ये कितना हो जाएगा, T1 60 मिनट में 3 कर रहा है, ये कितना हो जाएगा आपका 20 सेकंड। और T2 क्या हो जाएगा आपका, T2 हो जाएगा आपका को T1 और T2 की वैल्यू अब आपको
आपके पास आ गई है, यानी T1 की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेकेंड और T2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 सेकेंड। कितनी आ गई है 10 सेकेंड, वो गलती से लिख दिया था। ये वैल्यू आ गई है तो यहाँ से आप H2 की वैल्यू निकालोगे, वो आपके पास कितनी आ जाएगी 1.2 यूनिट। कितनी आ जाएगी H2 की वैल्यू 1.2 यूनिट। लेकिन उसने कितनी दे रखी है आपको 0.3 यूनिट दे रखी है। तो आपको आवश्यक जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा 1.2 में से 0.3 को घटा देना होगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.9 यूनिट। कितना हो जाएगा 0.9 यूनिट। थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड था बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बस एक फॉर्मूला आपका इसमें काम आ रहा था, वो फॉर्मूला आपको लिख लेना है, ठीक है। गोस निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो ये लास्ट टाइम ऐसे पूछा गया था कि इसका मात्रक क्या है, तो ये आपसे पूछा गया था। इस टाइम आपसे थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया है, इसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन ये। तो देखिए ये गोस है जो आपका सीजीएस पद्धति का मात्रक है। कैसे होते हैं सीजीएस पद्धति का? फिजिक्स में हम क्या काम लेते हैं MKS और क्या लेते हैं हम SI, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सीजीएस में दिया हुआ है कि गोस किसका मात्रक है। तो ये जो आपका गोस होता है वो होता है चुंबकीय अवयव, यानी कि हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स, जिसे हम डिनोट करते हैं फाई से। किसे डिनोट करते हैं फाई से। एक गोस इज इक्वल टू क्या होता है 10 की पावर -14 टेस्ला। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी से वायुमंडल निम्न में से किसके कारण संलग्न है? पृथ्वी से जो आपका वायुमंडल है वो किसके कारण संलग्न है? तो देखिए आप जानते हैं कि आपका जो गुरुत्व बल लगता है, कौन सा बल लगता है गुरुत्व बल, उसके कारण से वायुमंडल पृथ्वी से रिलेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की समांतर किरणें एक पतले उत्तल लेंस द्वारा फोकस की जाती है। यदि एक पतला अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी इन उत्तल लेंस के समान है इसके संपर्क में रख दिया जाए तो उसका फोकस बिंदु क्या होगा? देखिए इसमें आपसे पूछा है फोकस यानी रिलेटेड आपसे पूछा है। तो मैं बात करूं तो 1/f इज इक्वल टू क्या होता है 1/f1 + 1/f2। यही तो आपसे पूछिए, यानी कि जो आपका F1 है उत्तल लेंस उसकी पॉजिटिव होगी और F2 की क्या होगी आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो अब आपको इसमें वैल्यूज रख देने, जैसे ही आप इन्हें वैल्यूज रखोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास इनफाइनाइट। कितना आ जाएगा इनफाइनाइट, यानी आपका आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकल कर आएगा अनंत पर विस्थापित हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़े लेंथी है लेकिन आप जब यहाँ पर सॉल्व कर लोगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको एक बार खुद से सॉल्व करना है। उत्तल लेंस की पॉजिटिव लेनी है, अवतल लेंस की नेगेटिव लेनी है और 1/f इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 इसमें रख देने +-1 ये हो जाएगा तो इनफाइनाइट इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज के बारे में आपसे पूछा है तो ये आपका रोएंजन ने की थी। किसने की थी? रोएंजन ने की थी। कई बार आपसे पूछा जाता है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो ये आपको कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए आपके डायग्राम से संबंधित है, थोड़ा सा आपको इसके अंदर सोचना है, बस कुछ नहीं है ज़्यादा खास। नीचे इसमें दिया हुआ कि दर्शाए गए चित्रों में से कौन सा चित्र विद्युत क्षेत्र को अधिकतम निरूपित करता है, यानी कि किस क्षेत्र के अंदर अधिकतम है। तो आपको इसके बारे में फॉर्मूला पता होना चाहिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होता है -PE sin थीटा। क्या होता है -PE sin थीटा। तो ये आपका इसके अंदर फॉर्मूला है वो होता है, सॉरी PE cos थीटा होता है यहाँ पर, ये PE cos थीटा होता है। तो देखो अब सबसे पहले आपको सोचना कैसे कि इन दोनों के मध्य एंगल देखना है कि क्या देखना है इसकी इन दोनों के मध्य आपको एंगल देखना है वो कितने डिग्री का आ रहा है 180 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। 180 डिग्री कॉस की वैल्यू कितनी होती है -1। जब आप इसे अंदर गुना करोगे तो क्या हो जाएगा PE किसका प्लस का, यानी कि आपको देखने को मिला कि जो फर्स्ट डायग्राम है उसके अंदर +PE आ रहा है। यदि आप इनके अंदर देखोगे तो PE cos 90 डिग्री बन रहा है, ये आपका 0 हो जाएगा और बाकी इसी तरह से आपका ये बनकर आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपको एक परिपथ दिया हुआ है, दिए गए परिपथ में बिंदु A तथा B के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ये आपको देखना है कि ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं। तो देखिए जब भी आपको कुछ ऐसी सीरीज मिल जाए, ऐसे इस तरह से ये जा रही है एक लाइन और यहाँ से ये आपको जुड़ रही है, इसका मतलब आपको देखने में तो ये ऐसा लग रहा होगा कि ये श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। नहीं, जब आप इसे ऐसे खींचोगे ना इस तरह से और इस तरह से जब आप इसे स्ट्रेस करोगे
तब आपको ये पता लगेगा कि ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। जब आपके समांतर क्रम में ये जुड़े हुए हैं तो आपको वह इसके अंदर लगा लेनी है 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/5। देन आपका जो आर का वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर आपकी आ जाएगी 2.5। कितनी आ जाएगी? 2.5 ओम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको, यदि m द्रव्यमान का एक कण u वेग से एक दीवार से लंबवत टकराकर पुनः वापस लौट जाता है तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगी। देखो, ये आपकी कोई भी दीवार है, वॉल है, यहाँ से कोई भी कण आपका गया u वेग से और उसका m द्रव्यमान है, यानी कि उसका यहाँ पर जाते टाइम उसका वेग संवेग कितने का हो जाएगा? mu का। अब वो वापिस आ रहा है तो वापिस आते टाइम कितने का होगा? उसका -mu का। अब एक बात देखो, जब भी हम इक्विवेलेंट निकालते हैं, इक्विवेलेंट पोटेंशियल, यानी कि इक्विवेलेंट आपको ये निकालना है इसके अंदर संवेग, तो क्या होता है कि अंतिम माइनस फर्स्ट, यानी कि इनिशियल वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या हो जाती है? इनिशियल वैल्यू -mu, और इसे जब आप माइनस करोगे माइनस माइनस यानी कितना हो जाएगा? -2mu। जाते टाइम mu का, आते टाइम -mu का, दोनों को आप घटाओगे देन -2mu आपके पास राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसका मात्रक व्युत्पन्न होता है? देखिए, फिजिक्स में कुछ राशि होती है तो उनमें से कुछ राशि पहले ही होती हैं। जैसे मान ली मैं बात करूं द्रव्यमान की, लंबाई की, समय की, ये किसी पर डिपेंड नहीं होती, खुद से बनी होती हैं। ठीक है, तो जो इनसे मिलकर बनी हुई राशि होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां। जैसे वेग, वेग के अंदर दो चीज काम में आ रही है। वेग इज इक्वल टू क्या होता है? विस्थापन बटा समय होता है, यानी कि विस्थापन भी काम में आया और समय भी काम में आया, यानी कि मूल राशि होती है उनसे मिलकर ये बनी है, इसे क्या बोलेंगे हम? व्युत्पन्न राशि। बाकी सभी आपकी कैसी है? मूल राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट टाइम आपके नेवी एसएसआर के एग्जाम के अंदर आया था, जेट इंजन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपसे पूछा है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर है जो कार्य करता है। तो ये काम करता है आपका किसके ऊपर? संवेगीय संरक्षण, यानी कि रेखीय संवेग संरक्षण होता है, उस पर आपका ये सिद्धांत, उस सिद्धांत पर ये कार्य करता है, ना कि कोणीय पर करता है। ठीक है, तो आई होप आज के ये सभी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आए होंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जल्दी से हम आपको इंग्लिश के लिए प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।